बच्चों, आज की हम इस क्लास में जो जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स हैं हम उनको कवर करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अमेंडमेंट नहीं है बट एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं, उनको भी कवर करेंगे। और ये क्लास जनवरी 26 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी एप्लीकेबल है और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी जो चैप्टर है उसके अंदर एक रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक है स्पॉन्सरशिप सर्विस, और वो टॉपिक कुछ ऐसे था कि अगर कोई रेसिपेंट बॉडी कॉरपोरेट है और पार्टनरशिप फर्म है और वो किसी भी सप्लायर से स्पॉन्सरशिप सर्विस लेती है तो इस बॉडी कॉरपोरेट को और पार्टनरशिप फर्म को अंडर रिवर्स चार्ज जीएसटी देना पड़ेगा। ये लॉ था पहले। इसमें एक अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट सप्लायर साइड पर है। अगर ये सप्लायर अदर देन बॉडी कॉरपोरेट हो तभी ये लॉ लगेगा। मीनिंग ये है कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में सप्लायर बॉडी कॉरपोरेट होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। मैं आपको अमेंडमेंट से दिखाता हूँ जो आईसीआई ने अमेंडमेंट दी हैं, उनके अकॉर्डिंग आप चेक करिएगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस टू एनी बॉडी कॉरपोरेट और पार्टनरशिप फर्म। और जो इसमें सप्लायर की बात हो रही है वो लिखा हुआ है कि सप्लायर कोई भी हो, सप्लायर कोई भी हो अदर देन द बॉडी कॉरपोरेट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है अदर देन बॉडी कॉरपोरेट। इसका मतलब यह है कि रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब सप्लायर बॉडी कॉरपोरेट ना हो और रेसिपेंट का बॉडी कॉरपोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना मैंडेटरी है, तभी रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब मान लीजिए एक इंडिविजुअल बॉडी कॉरपोरेट को स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करता है, सप्लायर इंडिविजुअल है, सप्लायर पार्टनरशिप फर्म है, सप्लायर कोई और पर्सन है, बस बॉडी कॉरपोरेट नहीं है, और रेसिपेंट है बॉडी कॉरपोरेट या रेसिपेंट है पार्टनरशिप फर्म, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट है और यहाँ वर्ड है लिखा हुआ अब अदर देन बॉडी कॉरपोरेट। जो हमारी वीडियोस हैं उनमें ये कवर नहीं है, तो यहाँ पर इसको कर लीजिएगा रेक्टिफाई। अदर देन बॉडी कॉरपोरेट आप देख सकते हैं, सिर्फ अदर देन बॉडी कॉरपोरेट लिखा है, अदर देन पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा है। तो थोड़े से एग्जाम्पल्स में भी चेंज हो जाएगा। पहला फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये ठीक है, बीसीसीआई ने टाटा को स्पॉन्सरशिप सर्विस दी, टाटा रेसिपेंट है, टाटा एक बॉडी कॉरपोरेट है, टाटा जीएसटी देगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो कोई भी पर्सन हो, यहाँ कंक्लूजन में भी रेक्टिफाई कर लीजिएगा और यहाँ लिख लीजिएगा अदर देन क्या बॉडी कॉरपोरेट। तो अगर कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉरपोरेट किसी कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को टैक्सेबल टेरिटरी में स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करता है तो रेसिपेंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। अगर कोई भी पर्सन कंपनी को सर्विस मतलब किसी बॉडी कॉरपोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को इंडिया के बाहर टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इसी कंक्लूजन में अब हम एक और पॉइंट ऐड करने जा रहे हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉरपोरेट है, क्या है, बॉडी कॉरपोरेट, और यहां पे है इस साइड पर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, अगर सप्लायर बॉडी कॉरपोरेट है तो अब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ये एनी पर्सन में इंडिविजुअल हो सकता है, एनी पर्सन में चाहे फर्म हो पार्टनरशिप फर्म, या एनी पर्सन में बॉडी कॉरपोरेट हो। रिवर्स चार्ज अब नहीं लगेगा अगर सप्लायर बॉडी कॉरपोरेट है तो, और चाहे ये स्पॉन्सरशिप सर्विस टैक्सेबल टेरिटरी में हो या आउट ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी में हो, तो इस केस में सप्लायर टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये इसके अंदर अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट ये है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सप्लायर अगर बॉडी कॉरपोरेट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। बॉडी कॉरपोरेट के अतिरिक्त कोई और सप्लायर हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, और रेसिपेंट बॉडी कॉरपोरेट या पार्टनरशिप फर्म हो और स्पॉन्सरशिप सर्विस टैक्सेबल टेरिटरी में प्रोवाइड की जाए तभी रिवर्स चार्ज लगेगा।
यानी कि आज की डेट में अगर आपको देखना है कि रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, वो ऐसे देखना है। सप्लायर होना चाहिए कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, बस एक सप्लायर नहीं होना चाहिए। यही अमेंडमेंट है जो मैं यहां पर रेड लेटर्स में लिख रहा हूं, अदर देन बॉडी कॉरपोरेट, ठीक है ना। और रेसिपेंट कौन होना चाहिए? रेसिपेंट हो या तो पार्टनरशिप फर्म, या फिर कौन होना चाहिए बच्चों? बॉडी कॉरपोरेट। इन दोनों में से, यानी कि सप्लायर वाली कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए और रेसिपेंट वाली भी। और स्पॉन्सरशिप सर्विस कहां दी जाए? स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड की जाए इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर एक दो तीन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी फॉरवर्ड चार्ज, रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है या पार्टनरशिप फर्म नहीं है तो भी रिवर्स चार्ज, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है बट सर्विस इंडिया के बाहर प्रोवाइड की गई है तो भी फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब ये तीनों कंडीशंस कंबाइन तरीके से पूरी हो। ये अमेंडमेंट के साथ पूरा कॉन्सेप्ट था कि जो मैंने आपको समझा दिया है। चार्ज ऑफ जीएसटी में जो दूसरी अमेंडमेंट आई है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में है। रिवर्स चार्ज के अंदर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर बच्चों दो एंट्री हैं। एक एंट्री है आपकी 5AA और दूसरी एंट्री है 5AB। 5AA जो है बेटा वो तब लगती है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर आप कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर दे रहे हैं और सप्लायर कोई भी पर्सन हो, रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। बट 5AB जो है ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो यहाँ लिखा हुआ है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। और हमने नोट्स में भी यही लिखा हुआ है, आप देखें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है मगर यहाँ पे हमने अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वर्ड नहीं लिखा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे नाम लिख दिया उसका, शॉप, गोडाउन, ऑडिटोरियम, तो ये ऑटोमेटिकली अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है। और यहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिपेंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो टैक्स टू बी पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रेसिपेंट टैक्स पे करेगा। आप चेक कर सकते हैं बेटा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें ताकि अमेंडमेंट समझ में आ जाए। सप्लायर और सर्विस होना चाहिए अनरजिस्टर्ड पर्सन और रेसिपेंट होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन। तो लॉ क्या कहता है, अगर आप ध्यान से सुने, कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पर दी जाए किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा, यानी कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो रिवर्स चार्ज लगता है। रेसिपेंट यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर ये जो पूरा वर्ड है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। वैसे मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज नहीं किया था जब मैंने पढ़ाया था, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, कभी आप समझें ये भी अमेंडमेंट है, नहीं, ये पहले ही मैंने लिख दिया था इमूवेबल प्रॉपर्टी, शॉप, गोडाउन और ऑडिटोरियम। ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जो मैंने यूट्यूब पर लेक्चर्स डाले हैं, ये चैप्टर पढ़ा है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। फिलहाल हम मुद्दे पर आते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, जैसे कि शॉप, गोडाउन, ऑडिटोरियम एटसेट्रा। सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन हो तो रेसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ये लॉ था 5AB में। इसमें अमेंडमेंट है, यहां बोला गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो अदर देन कंपोजिशन लेवी सप्लायर हो, यानी कि अगर आपका रेसिपेंट कंपोजिशन लेवी सप्लायर है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई और रेसिपेंट है और वो रजिस्टर्ड है मगर कंपोजिशन लेवी सप्लायर नहीं है तो बेटा आपका रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में बात करें 5AB को लेकर,
मैं कंक्लूजन की बात करूं 5AB की, तो कुछ इस तरीके से बात करूंगा, सिर्फ 5AB को लेकर, ठीक है ना। वो क्या है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए कौन सी, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। ड्वेलिंग कहते हैं जहां पे कोई रहता है, ठीक है, वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। और जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ पूरी होंगी तो रिवर्स चार्ज लगेगा। ये ओरिजिनल लॉ है। इस लॉ के अंदर यहाँ अमेंडमेंट है, ये रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो अदर देन कंपोजिशन लेवी सप्लायर हो, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो ही ये रिवर्स चार्ज लगेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। तीनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई है विद अमेंडमेंट। यहाँ पे एक स्टूडेंट की क्वेरी है कि सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, नॉर्मली रजिस्टर्ड है, तो आप कह रहे रिवर्स चार्ज लगेगा और रजिस्टर्ड पर्सन को अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स देना पड़ेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपेंट रजिस्टर्ड है मगर कंपोजिशन लेवी स्कीम में है, तो क्या लगेगा सर, रिवर्स चार्ज तो लगेगा नहीं। बेटा उस केस में फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट सप्लायर पर एप्लीकेबल होता है, और सप्लायर क्योंकि हमारा अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर पर कभी भी टैक्स नहीं उसको देना होता। टैक्सेबल पर्सन ही टैक्स के लिए लायबल होता है, टैक्स देने के लिए। जब सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है तो या तो रिवर्स चार्ज लगेगा या फिर टैक्स नहीं लगेगा, और रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब रेसिपेंट नॉर्मल टैक्स पेयर हो, कंपोजिशन लेवी सप्लायर ना हो। ये थी हमारी दूसरी अमेंडमेंट चार्ज ऑफ जीएसटी में। नाउ मूव ऑन। ये क्लैरिफिकेशन है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, इसको हम रीड कर लेते हैं। और इस तरह की क्लैरिफिकेशन के ऊपर बेटा बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्लैरिफिकेशन वेदर डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी लॉ, तो क्या डीडीए को लोकल अथॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाए। तो देखिएगा, सर्विसेज सप्लाइड बाय लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, अगर सर्विस लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस एंटिटी को तो वो चीज टैक्सेबल है अंडर आरसीएम। सर कहाँ पे लिखा है, बेटा मैं आपको आरसीएम का एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, गवर्नमेंट सर्विसेज वाला। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर सप्लायर लोकल अथॉरिटी हो और वो अपनी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करे टैक्सेबल टेरिटरी में, कोई भी सर्विस, कुछ सर्विसेज को छोड़कर जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, जिसको मैंने डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस में बता दिया है, तो रेसिपेंट यानी कि बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे टैक्स। मैं फिर से बताता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे एक्सेप्ट दीज टू सर्विसेज तो उस पर रिवर्स चार्ज लगता है। इन दो सर्विसेज में भी ये जो पहला वाला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये बेटा यहाँ पर कवर हो जाता है, यानी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को भले ही यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है कि उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगता, मगर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि उसके ऊपर भी बेटा रिवर्स चार्ज लग जाएगा। यानी कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर यहाँ पर मना किया गया है, रिवर्स चार्ज नहीं लगता, मगर जब इसी में आगे जाएंगे कॉन्सेप्ट में तो लिखा है कि सप्लायर अगर गवर्नमेंट है और रेसिपेंट अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी रिवर्स चार्ज लगता है। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दे एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विसेज तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो लोकल अथॉरिटी है क्या इसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इंक्लूडेड है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो यहाँ क्लैरिफिकेशन में जवाब दिया जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, इशू एरोज फॉर कंसीडरेशन वाज वेदर डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी लॉ।
क्या जीएसटी लॉ में डीडीए को लोकल अथॉरिटी कहा जाए? तो क्लेरिफिकेशन आया है, लोकल अथॉरिटी मींस एन अथॉरिटी, उन्होंने लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन बताई है कि वो अथॉरिटी है विच इज सिमिलर टू द इलेक्टेड सेल्फ गवर्निंग बॉडी, यानी कि जिसमें इलेक्शन होता है। तो डीडीए का तो कोई इलेक्शन ही नहीं होता। जैसे आप दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन सुनते हैं, आप यूपी में अलग अलग कॉरपोरेशन के इलेक्शन सुनते हैं, मगर दिल्ली में कोई डीडीए का इलेक्शन नहीं होता। ऑल्दो नगर निगम में एमसीडी का इलेक्शन जरूर होता है, जिसको आप काउंसलर कहते हैं, निगम पार्षद दिल्ली के अंदर। such as municipal committee and which is entrusted with the control and management of a municipal local fund can be termed as local authority. Thus it has been clarified that DDA cannot be treated as local authority under GST law, as DDA does not meet the requirement of local authority as per section 269. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर DDA किसी को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर इस जगह पर हम लिख रहे हैं, इस जगह पर यहां हम लिख रहे हैं, रेड पेन से लिख देते हैं इसको क्योंकि ये अमेंडमेंट है। एज पर क्लैरिफिकेशन, डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी एज पर section 2 subsection 69. Hence services provided by Delhi Development Authority to business entity are taxable under FCM नॉट आरसीएम। अब यहाँ पे एक क्वेरी बनती है कि क्या सारी सर्विस टैक्सेबल है? बेटा वही जो नॉर्मल लोगों के लिए टैक्सेबल है वही डीडीए के लिए टैक्सेबल है, जो नॉर्मल लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है वो डीडीए के लिए भी एग्जेम्प्ट होगी। यहाँ बस क्वेश्चन इतना है कि रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर उनकी कोई सर्विस टैक्सेबल होगी। तो ये चार्ज ऑफ जीएसटी की हमारी तीसरी सर्विस थी जिसमें हमने अमेंडमेंट बताई। ये अमेंडमेंट वो थी जो हमने वीडियोज में कवर नहीं की थी, यहाँ पे कवर हो गई है। इसके बाद आता है जी प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर। प्लेस ऑफ सप्लाई पे चलते हैं हम। चैप्टर नंबर आपका 4 है। प्लेस ऑफ सप्लाई में भी अमेंडमेंट्स हैं। आइए देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की अमेंडमेंट। तो बेटा बच्चों प्लेस ऑफ सप्लाई में एक अमेंडमेंट है जो आपको करनी है और हमारी क्लासेस में वो कवर नहीं है। वो क्या है अमेंडमेंट? मैं ऐसी है कि अमेंडमेंट नोट से दिखा रहा हूं पहले, फिर उसको शॉर्ट में मैं आपको लिखवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में भी एक क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विस supplied by the supplier of service to unregistered person recipient. It has been clarified that as per this and this section, क्या क्लैरिफाई किया गया है? In respect of supply of service made to, सप्लाई दी जाए किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है दोस्तों? रेसिपेंट। इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सेट सप्लाई, सप्लाई की वैल्यू चाहे जो भी हो, सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली रिकॉर्ड द नेम ऑफ स्टेट ऑफ द अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट ऑन टैक्स इनवॉइस in cases involving supply of online money gaming or supply of taxable service by or through electronic commerce operator or supply of online information and database access or retrieval services। मतलब यहाँ पे एक सिंपल ये कहा गया है कि अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, OIDAR और ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो उसका इनवाइस के अंदर उसकी स्टेट का नाम रिकॉर्ड करें कि वो कहाँ का है, नेम ऑफ द स्टेट रिकॉर्ड में लें। ये मैंडेटरी कर दिया गया है, चाहे उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा हो या ना हो। क्योंकि पहले हमने एक पढ़ा है इनवाइस में
कि 50,000 से ज़्यादा वैल्यू होती है तभी रेसिपेंट की डिटेल रिकॉर्ड करना मैंडेटरी होता है। इसमें कह दिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब अगर 5,000 भी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी तो आपको नेम ऑफ स्टेट ऑफ द रेसिपेंट रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। यहाँ पे कहा गया है कि सप्लायर, ये कुछ हाईलाइट्स हैं इसके, सप्लायर ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट। नेम ऑफ स्टेट रिकॉर्ड करना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का नाम नहीं, ठीक है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेम ऑफ स्टेट शैल बी डीम्ड एज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, और वही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन किसकी मानी जाएगी, रेसिपेंट की। प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और वो स्टेट से पता चल जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में ये दिक्कत आ रही थी इस केस में कि अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट, जैसे आप देखते होंगे आपने एक ऑनलाइन कोई गेम खरीदा है, अब पता ही नहीं चल पा रहा है इंडिया में वो कहाँ से खरीदा गया है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो इसलिए ये मैंडेटरी कर दिया गया सर्विस प्रोवाइडर के लिए, सप्लायर के लिए, कि उसको अपने रिकॉर्ड पर नेम ऑफ स्टेट मेंशन करना इनवॉइस पर मैंडेटरी होगा उसके लिए। इसको हमने शॉर्ट में लिखवा दिया है, देख लीजिए आप। ये सर्कुलर नंबर आपको दिखाई दे रहा है 242/36/2024। ये आपको कहाँ लिखना है, अगर आप हमसे सारी क्लासेस ले रहे हैं तो दोस्तों आप प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर जो है 4 उसमें जाना, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट 2 सेक्शन 12 मैंने डोमेस्टिक सप्लाई और सर्विस पढ़ाया है, 12 सबसेक्शन 2 पढ़ाया है, उसके जस्ट बाद में 12(3) से पहले मैंने ये इंपॉर्टेंट नोट मेंशन कर दिया है, नोट्स में अपडेट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। सर्कुलर नंबर 242/36/2024 कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क आया है किसके लिए, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए। इसमें 3 लोगों को काउंट किया गया है, ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर, OIDAR, और इसमें आ गया सब्सक्रिप्शन जो ऑफ OTT या कोई टेलीकॉम सर्विसेज जैसे कि वाईफाई, सब आ गए इसमें। इफ अबव सर्विसेज आर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर ये सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएं तो जो सप्लायर है इन सर्विस का उसके लिए मैंडेटरी है कि वो रिकॉर्ड करे नेम ऑफ स्टेट ऑफ द रेसिपेंट और टैक्स इनवाइस, चाहे वैल्यू ऑफ सप्लाई जितनी भी हो, कंप्लायंस मैंडेटरी है। और फिर वो डिक्लेयर करे उसके अकॉर्डिंग अपने GSTR1 में और GSTR1 में कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई है बेस्ड ऑन नेम ऑफ स्टेट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक दिल्ली में हेड ऑफिस है किसी ऑनलाइन गेमिंग का, और केरला के मुन्नार से किसी ने बेटा वो ऑनलाइन गेमिंग परचेज किया है, तो वो उस पर मेंशन करे। मुन्नार मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, बट केरला मेंशन करना मैंडेटरी है, ताकि पता चल सके कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो केरला है, ठीक है ना। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई का। प्लेस ऑफ सप्लाई में दोस्तों बस यही एक नया पॉइंट था। और इसके बाद आते हैं हम एग्जेम्पशंस में, एग्जेम्पशन फ्रॉम GST। बेटा चैप्टर नंबर 5 एग्जेम्पशन की अमेंडमेंट है। एग्जेम्पशन में आप देखते हैं एक नोटिफिकेशन पढ़ते हैं आप एग्जेम्पशन में, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इसके अंदर दोस्तों अमेंडमेंट है, आ जाइए। अमेंडमेंट इन द सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। तो आप देखिएगा नोटिफिकेशन नंबर है 12/2017, प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। और पैरेलल एग्जेम्पशन आप जानते हैं IGST में भी मिल जाती है, अगर कोई चीज़ CGST में एग्जेम्प्ट होती है तो वो IGST में भी ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो एंट्री नंबर 25A में है। 25A किसके बारे में बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बारे में। क्या है लॉ, पहले सुन लें। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ, ये जो बाय वे ऑफ वर्ड आता है कभी भी सर्विस के बारे में तो उसका मतलब है कौन सी सर्विस प्रोवाइड की गई है। बाय वे ऑफ के बाद सर्विस का नाम होता है। कौन सी सर्विस, प्रोवाइडिंग मीटर इक्विपमेंट ऑन रेंट, मीटर इक्विपमेंट दे रहे हैं किराए पर। टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एटसेट्रा। रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे रहे हैं आपको। मीटर शिफ्ट कर रहे हैं, सर्विस लाइन दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं डुप्लीकेट बिल्स, मतलब सारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और आगे ये भी लिखा विच आर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन। तो पहले यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था एंड,
एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज टू देयर कंज्यूमर। तो एक होता है बेटा ट्रांसमिशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है पावर जनरेशन। ऑल्दो यहाँ पर पावर जनरेशन को मेंशन नहीं किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तीन वर्ड होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन का मतलब है जो बेटा पावर जनरेट कर रही है कंपनी। ट्रांसमिट का मतलब है जो एक इलाके से दूसरे कॉलोनी तक, दूसरे एरिया तक पावर को ट्रांसमिट कर रही है, भेज रही है। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि फिर उस वो जो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पावर हाउस है वहां से जो कनेक्शन कंज्यूमर के घर तक दिए जा रहे हैं उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक कंपनी, एक इकलौती कंपनी भी काम कर सकती है और हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी तीन फेज में अलग अलग तीन कंपनी काम करती हो। जनरेशन का काम कोई और करती हो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कोई और करती हो और ट्रांसमिशन का काम कोई और करती हो। तो पहले ये था, एंड वर्ड यहाँ लिखा हुआ था, तो एंड से मीनिंग ये निकल रहा था कि वो ट्रांसमिशन का काम भी करे कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। मगर अब ये क्लियर कर दिया गया है, एंड वर्ड को बेटा यहाँ हटाकर क्या कर दिया गया है, और मतलब अगर आप ट्रांसमिशन का काम करते हैं तो भी 25A में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं तो भी आपको मतलब एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये है बेटा आपका चैप्टर नंबर 5 और कॉन्सेप्ट नंबर है उसके अंदर 13 जो हमने लिखवाया है। ये एंट्री हमने ऑलरेडी लिखवाई हुई है, ये एग्जेम्प्ट है एंट्री 25A में, जैसे एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, रेंटल चार्जेस। तो ये एग्जेम्पशन अब सबको मिलेगी, चाहे आप ट्रांसमिशन का काम करते हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ लिखा हुआ है टू द सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई भी ये काम करता हो, सप्लाई और सर्विस बाय वे ऑफ दिस, तो यहाँ पे एंड की जगह क्या कर दिया गया है, और इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि एंट्री नंबर 25 में कौन कौन सी चीजें एग्जाम्प्ट है। तो आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हो या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम करते हो, आपकी कंपनी एग्जाम्पशन दोनों को मिलेगी। बस ये अमेंडमेंट है, ये ऑलरेडी कवर था, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 13 चैप्टर नंबर 5 में हमारे यहाँ ये कवर था। इसके बाद आता है बेटा ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या स्किल काउंसिल जो है, इसमें एक नया पॉइंट जोड़ा गया था। वो ये था कि अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड है तो उसकी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होगी। हमारे यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर है ये? हमारे यहाँ 17 नंबर कॉन्सेप्ट है, स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट और स्टेट स्किल डेवलपमेंट असेसमेंट एजेंसीज, और यहाँ पे हमने पहले से ही एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रेनिंग पार्टनर। तो अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर है और वो अप्रूव्ड है, क्या है बेटा? अप्रूव्ड बाय, क्या लिखा हुआ है बेटा? अप्रूव्ड बाय, आप देख सकते हैं अप्रूव्ड बाय NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो उसको ये अमेंडमेंट, ये एग्जेम्पशन मिलेगी। तो हमने पहले ही लिख रखा था ट्रेनिंग पार्टनर, तो ये ऑलरेडी कवर थी अमेंडमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं थी इसमें। इसके अतिरिक्त ये थी दूसरी अमेंडमेंट, फर्स्ट थी इलेक्ट्रिसिटी मीटर और उससे रिलेटेड, वो भी हमने वीडियोस में कवर की हुई थी, और ये ट्रेनिंग पार्टनर वाली भी। अब ये कुछ नई एग्जेम्पशंस आई हैं जो इंट्रोड्यूस हुई हैं इस बार, और ये एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। फॉलोइंग न्यू सर्विसेज हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CGST। एक एंट्री है इसमें आई है 36B, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंश्योरर आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल। आपने देखा होगा जब आप मोटर कार खरीदते हैं तो बेटा उसका इंश्योरेंस कराते हैं, और जब इंश्योरेंस होता है तो अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसे कहते हैं हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो होता क्या है, आपने एक कार खरीदी, उसका इंश्योरेंस कराया, उस इंश्योरेंस का आपको एनुअली प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है ना, प्रीमियम देते हैं आप। तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आप वो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस। यहां देखिएगा बेटा क्या बोला जा रहा है, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस,
सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस, ध्यान दीजिएगा, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंश्योरर, बेटा मेड बाय द इंश्योरर आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल। तो इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बदले में सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस देती है तो बेटा वो एग्जेम्प्ट है। इसको हम आसान भाषा में यहां लिख लेते हैं। हमने कोई इंश्योरेंस की सर्विस लिखी थी, चेक करो बेटा, कॉन्सेप्ट 3 में लिखी है, वहीं इसको कवर कर लेंगे ताकि इंश्योरेंस के पॉइंट ज्यादातर एक साथ आ जाए। यहाँ पे ये लाइफ इंश्योरेंस है, वैसे चलिए यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस यहाँ पे है ही, हम अलग से इसी में ही कवर कर लेते हैं बेटा, हमें लिखना ही तो है, यहाँ लिख लेते हैं। लिखिएगा एंट्री 36B, लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लिखिएगा। सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड एक्सीडेंट फंड अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन made by insurer, made by insurer out of premium collected, out of premium collected for थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। सिंपल भाषा में यह है कि आपने एक कार खरीदी, कार का आपने इंश्योरेंस कराया, उसका आप प्रीमियम देते हैं जो कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जमा हो जाता है, ठीक है। अब अगर कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो बाद में आपको इसके बदले में कंपनसेशन, ये जो सर्विस दे रही है टोटल, ये एग्जेम्प्ट है, मतलब जो प्रीमियम है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। सर्विस ऑफ इंश्योरेंस है बेटा, मेन वर्ड ये है, सर्विस ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ, एक इंश्योरेंस कंपनी है, सपोज आपने कार, मिस्टर ए हैं, ये ऑनर हैं ऑफ कार के, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, इनसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है ना, और ये इनको पे करते हैं क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम। किसके लिए ली है पॉलिसी, फॉर मोटर व्हीकल के लिए। तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, और इस पर जो प्रीमियम है बेटा, ये एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अपडेट हो जाएंगे नोट्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये एक नई डेफिनेशन है जो इंट्रोड्यूस की गई है, इंश्योरर का मीनिंग। इंश्योरर हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। तो इंश्योरर का क्या मतलब है? इंश्योरर का मतलब है कोई भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी
कोई भी स्टेटूटरी बॉडी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी और फॉरेन कंपनी एंगेज इन द री इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू अ ब्रांच एस्टेब्लिश इन इंडिया। अब जैसे ये इन्होंने एक डेफिनेशन इसके अंदर दी है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज द एक्सप्रेशन फॉरेन कंपनी शैल मीन अ कंपनी और बॉडी एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए लॉ ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया इंक्लूड्स लॉयड एस्टेब्लिश अंडर द लॉयड एक्ट 1871, यूनाइटेड किंगडम और एनी ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, इंश्योरेंस, इंश्योरर का क्या मतलब है? यहां पे एक वर्ड आया था ना अभी, इंश्योरर, देखो इधर ये एक वर्ड आया था बेटा, इंश्योरर आया था। एज पर क्या सेक्शन है बेटा? एज पर सेक्शन 29 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट है ना, 29 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। कौन कौन आएगा? इंश्योरर का क्या क्या मीनिंग है? इंश्योरर मीन्स नंबर 1 एन इंश्योरेंस, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। देख के बताएंगे बेटा, एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। और कौन आएगा इसके अंदर? स्टेटूटरी बॉडी है ना, जो कैरी कर रही हो कौन सा बिजनेस? इंश्योरेंस बिजनेस। स्टेटूटरी बॉडी कैरी ऑन, अच्छा यहां वर्ड लिखा है स्टेटूटरी बॉडी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कोई एक नाम बताओगे बेटा? LIC। वेरी गुड बेटा, यहां हम लिख भी देते हैं LIC। और इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये सब अगर मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस देंगे तो इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। और फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी कहा गया था ना, एंगेज इन री इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू अ ब्रांच एस्टेब्लिश इन इंडिया, थ्रू अ ब्रांच। तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी इसी वर्ड पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्रू अ ब्रांच एस्टैब्लिश इन इंडिया। वो कह देंगे फॉरेन कंपनी है मगर उसकी ब्रांच इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में नहीं है तो फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। थ्रू अ ब्रांच एस्टैब्लिश इन इंडिया, इसमें कौन आएगा? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। और बेटा इसके अंदर लॉयड्स कंपनी भी आएंगी, ठीक है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अकॉर्डिंग चलती है, लॉयड एक्ट के अकॉर्डिंग। मगर बेटा उनकी ब्रांच कहाँ पे होनी चाहिए? इंडिया में, चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, लॉयड एक्ट हो, या उसके कोई मेंबर हो। क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन अलग है, इंग्लैंड अलग है, यूनाइटेड किंगडम अलग है, वो अलग अलग देश का एक समूह है जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। उसमें 3-4 देश आते हैं, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है ना, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, क्या क्या है वो सब, ठीक है ना। हटा दे बेटे इसको अब हम। ये थी एक अमेंडमेंट और ये थी एक डेफिनेशन जो आई थी। इसके बाद फिर से वो MCD वाला पॉइंट आ गया जो चार्ज ऑफ GST में पढ़ा था। क्या है? क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा उससे अलग है, ये DDA वाला पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा अलग है।
ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पॉइंट है। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर। बेटा एमसीडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में बना हुआ है, और दिल्ली की है तो दिल्ली में ही बना होगा, मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ आज। इशू है एमसीडी इज रिसीविंग, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि इसका जो पहले मेरा मीनिंग कुछ और था, वो दिल्ली ज़बान पे आ गया। पहले इसका जो हेड ऑफिस हुआ करता था एक बड़े ज़माने तक चांदनी चौक में एक जगह है टाउन हॉल, वहाँ होता था, मगर अभी टाउन हॉल से आज से 10-12 साल पहले शिफ्ट कर दिया गया इसको इनकम टैक्स की बिल्डिंग के पास, और जाकिर हुसैन कॉलेज है दिल्ली में एक अजमेरी गेट पर, वहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया गया। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो मतलब एक बहुत बड़े एरिया में बनी हुई बिल्डिंग है एमसीडी की, कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं है, जिसमें हज़ारों स्टाफ काम करता है। तो उसकी साफ़ सफाई की, सिक्योरिटी की, मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारी कंपनी बेटा एमसीडी को अपनी ये सर्विसेज देती है, मतलब बिजनेस एंटिटी एमसीडी को सर्विस दे रही है। किस चीज़ की सर्विस दे रही है? उसका नाम है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस। जैसे हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग में आ गया बेटा जैसे साफ़ सफाई, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस, ठीक है ना, एमसीडी में सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस चाहिए, उनको खाना पीना चाहिए तो वहाँ पे किचन चाहिए, कैंटीन चाहिए, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं एमसीडी, यहाँ देखिएगा, एमसीडी इज रिसीविंग द सर्विसेज सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर, उनके बड़े बड़े बेटा बाहर गार्डन बने हुए हैं जिसके लिए हॉर्टिकल्चर की ज़रूरत है, फ्रॉम फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी फॉर द अपकीप ऑफ देयर ऑफिस, ताकि उनके ऑफिस का देखभाल की जा सके। तो इशू अराइज ये हुआ है कि वेदर सच सर्विस रिसीव्ड बाय देम आर एग्जेंट फ्रॉम जीएसटी इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 3 है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती हैं। आप चेक करेंगे कि एग्जेम्पशन के चैप्टर में हमने कहाँ पर पढ़ा है इसको, कि गवर्नमेंट को दी जाने वाली कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है, तब आपको उस रेस्पेक्ट में ये बात समझ में आएगी। आप चेक कर सकते हैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 16, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट को अगर प्रोवाइड की जाएं। अगर देखो यहाँ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ सर्विस, ये बहुत सारी सर्विसेज हैं, अगर गवर्नमेंट को दी जाएं तो बहुत सारी एग्जेम्पशन मिलती हैं, जिनको ऑलरेडी हम क्लासेज में कवर कर चुके हैं। अब देखो वो क्या कहता है कि ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि बताइए जो एमसीडी को ये सर्विसेज दी जा रही हैं हाउसकीपिंग वगैरह की, ये एग्जेम्प्ट हैं या नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन आया है, द सर्विसेज ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट सच एज हाउसकीपिंग, सिविल एटसेट्रा are not supplied in relation to performing any function entrusted to a municipality under 234 of the Constitution of India. Such services are not covered under the scope of entry number 3A. Thus, it has been clarified GST is applicable on the services provided by Facility Management Agency to MCD, Delhi headquarter for upkeep building at applicable rate, and these services are not covered under the scope. अब ज़रा यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पर एक जगह आपने पढ़ा होगा एंट्री नंबर 3A में, ये 3B है, ये 3A है, यहाँ लिखा है प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय दिस एक्सेप्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंपोजिट सप्लाई बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। तो यहाँ हमने इसको कवर किया था कि हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस की सर्विसेज जो भी मैंने पढ़ाया है, जो एमसीडी के ऑफिस को दी जाएगी, ठीक है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी टू एमसीडी यानी कि लोकल अथॉरिटी इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल है। अब यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर ये टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। उसके लिए बेटा आपको रिवर्स चार्ज में जाना पड़ेगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये बात कंफर्म है कि एमसीडी लोकल अथॉरिटी है, और लोकल अथॉरिटी है, ठीक है ना, तो यहाँ रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगेगा। और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है वो सर्विस ले नहीं रही है, दे रही है, तो रिवर्स चार्ज का तो कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके आना ही नहीं चाहिए। रिवर्स चार्ज का गवर्नमेंट सर्विसेज के केस में तब कॉन्सेप्ट लगता है जब गवर्नमेंट सर्विस दे, यानी कि गवर्नमेंट सप्लायर हो। यहाँ गवर्नमेंट सप्लायर नहीं है, लोकल अथॉरिटी सप्लायर नहीं है, लोकल अथॉरिटी यहाँ रेसिपेंट है।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के ऑफिस को सर्विसेज मिल रही हैं। सर यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है इन रिलेशन टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका एक साधारण सा मीनिंग ये है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एमसीडी ने लक्ष्मी नगर दिल्ली की गलियां बनाने का ऑर्डर एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया कि भाई आप लक्ष्मी नगर की जो गलियां हैं उसमें सीवरेज लाइन और जितनी भी नालियां हैं, नाले हैं और स्ट्रीट रोड हैं वो आप मेंटेन भी करिए, रिपेयर भी करिए और जहां बनाना है वापस से बनाइए। ठीक है ना? मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे आपको, आपको अपनी लेबर लगानी है। उस कंपनी ने ये काम कर दिया। ये सर्विस एग्जिम्प्ट है क्योंकि ये इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी है। मगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो दिल्ली में ऑफिस बना हुआ है उसका म्युनिसिपैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वहां की साफ सफाई वो आम आदमी के लिए काम नहीं किया जा रहा। वहां की साफ सफाई, वहां की रिपेयर मेंटेनेंस, वहां की वॉचमैन, वहां का सिक्योरिटी गार्ड, ये एजेंसी जो सर्विस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को देगी ये एंट्रस्टेड टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी नहीं है और ये एंट्री नंबर 3A में एग्जिम्प्ट नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा। और ये एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है इस बार के लिए। ठीक है ना? तो हमने यहां लिख दिया है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी टू एमसीडी इज नॉट एग्जिम्प्ट। इस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में भी ना लाना, वो तब लगता अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती। यहाँ गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट को सर्विसेज दी जा रही हैं। तो यहाँ पर जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है वो लोग अपना टैक्स चार्ज करेंगे। तो जब वो बिल भेजेंगे गवर्नमेंट को तो अपना पैसा लेंगे और साथ में जो भी जीएसटी का एप्लीकेबल रेट होगा वो लेंगे। हाँ, आप यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, तो लोकल अथॉरिटी पर टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर ये पेमेंट 2.5 लाख से ज्यादा की बनेगी तो नो डाउट 1% के रेट से सीजीएसटी का टीडीएस और 1% के रेट से एसजीएसटी का टीडीएस कटेगा, नो डाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें बनता है। और ये अमेंडमेंट हमने पहले भी कवर की हुई थी, आप आपने दोबारा कवर कर ली है। ये था जी आपका एग्जेम्पशन। इसके बाद हम जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पर। चैप्टर नंबर है हमारा 8। 6 और 7 में इसका मतलब है टाइम ऑफ सप्लाई में और वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए मैं एक बात बता दूं, टाइम ऑफ सप्लाई में 2 सेक्शंस हैं, एक का सेक्शन नंबर है 12 और एक का सेक्शन नंबर 13। 12 गुड्स के लिए और 13 सर्विसेज के लिए। 12 में और 13 में एक सेक्शन है 12 सबसेक्शन 4 और 13 सबसेक्शन 4 जो कि वाउचर और कूपन के लिए है कि कहाँ सर्विस आइडेंटिफाइबल है। जहां सर्विस आइडेंटिफाइबल है वहां डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर की डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है और जहां सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है वहां पर जो उनके रिडेम्पशन की यूज की डेट होती है कूपन की वाउचर की, उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। बेटा याद रखिएगा, टाइम ऑफ सप्लाई में ये अमेंडमेंट काफी पहले आ चुकी है। अगर ये आप एक काम करते हैं, हम जनवरी के मॉड्यूल पे जाते हैं और हम देखते हैं कि जनवरी के मॉड्यूल में वो चीज दी हुई है नहीं। अगर जनवरी 2026 के मॉड्यूल में आपको वो मिलता है तो वो हमारे कोर्स का पार्ट है। जनवरी के लिए मैं कह रहा हूं, यहां देखिए जनवरी 2026 में जाता हूं मैं, ये गया मैं जनवरी 2026 के मॉड्यूल पर। टाइम ऑफ सप्लाई की अलग से कोई अमेंडमेंट नहीं दी है और ये जो मैंने बोला है 12(4) और 13(4) के लिए ये काफी पहले आ चुका है। मैं दिखाता हूं आपको मैं क्या कह रहा हूं। ये तो 12(3) है, ये है सेक्शन 12 सबसेक्शन 4। टाइम ऑफ सप्लाई आपको मिलेगा और वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स, ऐसे ही 13(4) है जो सर्विस के लिए है। यहां पे आप देखिएगा अगर इन्होंने कहीं दिया हो, यहां कहीं नहीं दिया है, मगर ये कोर्ट से हट चुका है। मगर जनवरी 2026 के अमेंडमेंट में या मॉड्यूल में ये नहीं हटा है। इसका मतलब है ये जनवरी 2026 में आ सकता है मगर मई 2026 में ये कोर्स का पार्ट नहीं है। सर आपको कैसे पता? बेटा ये देखो ना, मई 2026 में जाते हैं हम, टाइम ऑफ सप्लाई में आते हैं। ये मैंने मई 2026 का मॉड्यूल ओपन किया है और बेटा मैं वही अमेंडमेंट कवर करता हूं जो इंटर लेवल पर जरूरी है। फाइनल लेवल पर इससे ज्यादा अमेंडमेंट हैं। कुछ लोग बेटा फाइनल लेवल की अमेंडमेंट को इंटर का नाम लेकर पढ़ा देते हैं ताकि बच्चों के बीच में कंफ्यूजन बनी रहे और उनको ये रहे कि जो इंटर के टीचर पढ़ा रहे हैं कि उन्होंने गलत पढ़ाया है। देखो, तो मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे टीचर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो ऐसा क्यों करते हैं, तो बेटा उसका तो जवाब वही दे सकते हैं, मैं उनके बिहाफ पर कोई जवाब नहीं दे सकता।
मैंने वही अमेंडमेंट की है, कवर किए हैं जो इंटरमीडिएट के लेवल के लिए ज़रूरी है। हाँ, इसको सीए इंटर, सीएस इंटर, सीएम इंटर तीनों देख सकते हैं, मगर फाइनल के लेवल पर अमेंडमेंट इससे ज़्यादा है। और फाइनल के लेवल के अमेंडमेंट इंटर के स्टूडेंट को पढ़ना टाइम वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं है। जब आपको वो कोर्स नहीं आता तो अमेंडमेंट क्यों पढ़ रहे हैं आप? और एक पुरानी वीडियो मैंने आज से 7-8 महीने पहले डाली थी, आप जाके देख लेना। उसमें मुझे कई बच्चों ने कहा था कि जी आपने तो ये फला अमेंडमेंट करा ही नहीं, तब मुझे बताना पड़ा कि ये अमेंडमेंट है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आईसीआई के मॉड्यूल से चीज़ों को शो करता हूं ताकि किसी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन किसी को ना बने। देखिएगा बेटा, ये है 12 सबसेक्शन 4, यहाँ आइए, ये कूपन वाला है, ये लिखा हुआ है, यहां साफ दे दिया गया है, आप देखिएगा इस जगह पर। इट मे बी नोटेड दैट एज पर फाइनेंस एक्ट हैज प्रपोज टू omit द प्रोविजन, omit का मतलब है हटा दो इसको, relating to or finance act have not become effective on the date of printing this study material. Once the said amendment comes into effect, student will not longer required. Although मैंने वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया है, जनवरी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मई वाले अटेम्प्ट के मॉड्यूल में भी इसको छाप रखा है इन्होंने। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 2025 में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आज की डेट पर जब मैं अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं इफेक्टिव हो चुका है, इफेक्टिव हो चुका है। तो मई, सितंबर और जनवरी 27 के लिए, मई 26, सितंबर 26, जनवरी 27 के लिए 12(4), 13(4) इज नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत अब आपको नहीं है। वापिस से हम अमेंडमेंट पे आते हैं बेटा, अमेंडमेंट पे आते हैं। अमेंडमेंट में अब हमारा है बेटा कौन सा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आइए इनपुट टैक्स क्रेडिट पे आ जाइए बेटा। बच्चों अगली अमेंडमेंट हम कवर कर रहे हैं, अभी मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बता दिया है कि 12(4) और 13(4) जनवरी 2026 के कोर्स में है, बट मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 से वो कोर्स से हट जाएंगे, ऑल्दो मॉड्यूल में दिए हुए तो भी हट जाएंगे। अब आइए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पर, ये जो मैं फर्स्ट क्लैरिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ, इस क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन सितंबर 2025 में आया है, वो पॉइंट भी अभी हम देखेंगे। पहले हम क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन देखिएगा बेटा, यहां से पढ़ रहे हैं हम। ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में बेटा कंडीशंस हैं फॉर अवेलिंग आईटीसी, इसमें 4 या 5 कंडीशंस हैं जो आपको मिलेंगी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज बी ए, क्लॉज सी, क्लॉज डी, और 4-5 कंडीशंस इसके अंदर हैं, जिसमें लिखा है कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास रिसीप्ट ऑफ गुड्स होना चाहिए। तो जो एग्जैक्टली क्लॉज बी है, इसके अंदर जो कंडीशन वो ये है कि रिसीप्ट ऑफ गुड्स जब तक आपके यहाँ फैक्ट्री में नहीं होगा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओरिजिनली कॉन्सेप्ट ये है, 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है कि जब तक आपके पास गुड्स की रिसीव नहीं होगी आपके वेयर हाउस में या गोडाउन में, जो भी आपका प्रीमाइसिस का एड्रेस है, जब तक वहां गुड्स डिलीवर नहीं होगा, यू कैन नॉट अवेल आईटीसी, आपको आईटीसी नहीं मिल सकता। और यहाँ लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सप्लायर एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको सुन ले बेटा। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट कौन सी चीज होती है? देखिए, जब आप कोई सामान खरीदते हैं और दुकान पे जाते हैं, शोरूम पर जाते हैं, तो आप उससे कहते हैं कि जी हम ये एयर कंडीशन तो आपसे खरीद रहे हैं, ये प्लांट एंड मशीनरी तो हम आपसे खरीद रहे हैं, आप बताइए क्या हमारे घर तक इसको डिलीवर भी करा देंगे? तो वो हाँ या ना दोनों जवाब दे सकता है। जनरली हाँ कहता है कि हाँ हम डिलीवर करा देंगे, आप पैसे दे दीजिए, सामान हम आपको बाहर से एक हायर करा देते हैं, कार्टेज या कोई भी टेम्पो ट्रक वगैरह, और उसमें सामान आप रख के ले जाइए। अगर उस सप्लायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने शोरूम के प्रीमाइसिस तक है तो ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो ये कहता है कि मैं आपके दरवाजे तक छोड़ कर आऊंगा, घर में रखवा कर आऊंगा और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां तक पहुंचाना, तो ये अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। और इन कॉन्ट्रैक्ट के नाम क्या है आइए समझते हैं हम, देखिए जरा। और यहां लिखा है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑटोमोबाइल डीलर्स, ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह। तो होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है, अब जो टाटा की कार जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां से बेटा पूरे इंडिया के अलग अलग शोरूम में कार पहुंचती हैं। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े टेम्पू पर
बड़े बड़े बेटा लोडर पर 10-10 कार एक साथ जाती हैं, और हो सकता है कि बेटा वो साउथ इंडिया में या कहीं पर नॉर्थ इंडिया में बन रही हो, और वो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में या अपने देश से बाहर जा रही हो। तो बेटा एक जगह से ये फैक्ट्री है और यहां से शोरूम तक ये कार जाएगी। अब ये कि लिखा है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल में कार आ गया, टू व्हीलर आ गया, बाइक आ गया, सब आ गया। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आप समझ लीजिए जैसे यहाँ पे टाटा कार, वो मैन्युफैक्चरर है। और शोरूम डीलर XYZ कोई भी हो सकता है जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, पठान जी, खान जी, कोई भी हो सकता है। वो इज जनरली एन एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। As per the terms of the contract, the property in goods passes to the dealer at the factory gate of OEM। मतलब टाटा कह रहा है भाई यहाँ से कार ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा होता है बेटा इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपके शोरूम तक, प्रीमाइसिस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसको OEM कहते हैं, वो ये कहता है ये रही कार, पैसे दो और कार ले जाओ, ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब ये है कि गुड्स को हमने हैंड ओवर कर दिया है ट्रांसपोर्टर को एट द इंस्टांस ऑफ द डीलर। डीलर के कहने पर हमने गुड्स अपनी फैक्ट्री पे ट्रांसपोर्टर को दे दिया कि ये ले भाई बिल, ये ले ई-वे बिल, आप कार जाने, तुम जानो ट्रांसपोर्टर, कार का मालिक यानी कि डीलर जाने, अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। The delivery on the part of OEM is complete at the factory gate। यानी कि जब मैन्युफैक्चरर की डिलीवरी उसके फैक्ट्री गेट पर ही पूरी हो जाती है तो उसको हम एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था, सितंबर 25 के एग्जाम में। तो पहले तो आप ये बताइए एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये बात पहुंच रही है आप लोगों तक? ठीक है। तो जब भी फैक्ट्री गेट पर जो ऑटोमोबाइल यानी कि कार्स हैं वो हैंड ओवर कर दी जाएं ट्रांसपोर्टर को कार डीलर के कहने पर, तो उसको बेटा हम एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब इशू क्या है? इशू अराउज फॉर कंसिडरेशन वाज वेदर ITC कैन बी अवेल्ड बाय द डीलर ओनली आफ्टर द व्हीकल आर फिजिकली रिसीव्ड बाय ऑटोमोबाइल डीलर एट हिज बिजनेस प्रीमाइसेस, और ITC कैन बी अवेल्ड ऑन द डेट ऑफ व्हीकल आर बिल्ड टू हिम एंड हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर बाय द OEM हिज फैक्ट्री गेट। मतलब क्या है? मान लीजिए साउथ इंडिया में, केरला में OEM की फैक्ट्री है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसकी केरला के किसी इलाके में फैक्ट्री है, और शोरूम है बेटा दिल्ली के अंदर लक्ष्मी नगर में। दिल्ली लक्ष्मी नगर में शोरूम है। इसने बेटा 50 कार दिवाली पर खरीदी, टाटा की जो SUV आई है वो इन्होंने खरीदी, टाटा सूमो। ठीक है। अब यहां से ट्रक के अंदर टाटा सूमो रखकर आ रही है। अब एक दिन में तो आएंगी नहीं, 3000 किलोमीटर की दूरी है, 10 कार एक ट्रक में आ रही हैं, और आप देखना 30-40 किलोमीटर से ज्यादा ऐसा ट्रक नहीं चलता एक दिन में ऑन एन एवरेज। यानी कि उसको आने में 20 से 25 दिन का समय लग सकता है दिल्ली तक आने में। हम बहुत फास्ट मानते हैं 10 दिन का समय लगेगा। ठीक है। और ये यहाँ से निकली हैं, फैक्ट्री गेट से निकली हैं, मान लीजिए 25 सितंबर 2025 को, और यहाँ पहुंचेंगी ये 10 अक्टूबर 2025 को, दिवाली से पहले पहले। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि जो कार है जब तक शोरूम डीलर के फैक्ट्री में नहीं, शोरूम डीलर के शोरूम में नहीं आ जाएंगी, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है कि इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐसा कंडीशन में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो 15 कार तो इसने यहीं खरीद ली है ना, क्योंकि एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, और कार इसके शोरूम की तरफ चल भी दी है, मगर आने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये क्या शोरूम डीलर वाला 25 सितंबर को ही ITC अवेल कर सकता है? क्योंकि अगर सितंबर के महीने में ITC बुक कर लेगा तो 20 अक्टूबर को क्रेडिट ले लेगा, और अगर ये वेट करेगा एक्चुअल डिलीवरी का, फिजिकल डिलीवरी का, तो फिर ये अक्टूबर में बुक होगा और इसका क्रेडिट का बेनिफिट इसको नवंबर के महीने में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो इसका क्लैरिफिकेशन क्या है? पहले आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन ये है कि जब OEM की फैक्ट्री से हैंड ओवर किया गया है ट्रांसपोर्टर को एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, उस दिन क्रेडिट ले सकता है या नहीं ले सकता, या वेट करेगा अपने शोरूम तक आने का। तो इन सच अ सिनेरियो द प्रॉपर्टी इन द सेड गुड्स कैन बी कंसीडर्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द डीलर
बाय द ओईएम अपॉन हैंडिंग ओवर। तो कह रहे हैं इस केस में आप ये मान लीजिए जैसे ही उसने ट्रांसपोर्टर को जो गुड्स है वो हैंड ओवर किया, उसी दिन उसको प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई है, यानी कि फैक्ट्री गेट पर, meaning thereby goods are considered to have been delivered to registered person through the transporter by the supplier at his factory gate. तो even though the goods may be physically received by the recipient by the registered person after the transit period, क्रेडिट हमको कब मिलेगा? पहले बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन क्या है उनका? ठीक है, तो जवाब देख लीजिए क्या कह रहे हैं। इट कैन बी अवेल्ड, यहां देखिए हाईलाइट्स में, इट कैन बी अवेल्ड ऑन द डेट व्हीकल्स आर बिल्ड एंड हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर। तो हमारे एग्जांपल में 25 सितंबर को ही वो क्रेडिट बुक कर सकता है, वो वेट नहीं करेगा 10 अक्टूबर को अपने यहाँ आने का, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। मगर हैंड ओवर कर दिए जाए गुड्स ट्रांसपोर्टर को, बिलिंग की डेट भी बेटा 25 सितंबर की हो, उसके बाद की डेट ना हो, और एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर ये एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये कहा गया कि डीलर हम तुम्हारे यहां तक पहुंचाएंगे, तो फिर क्रेडिट नहीं ले सकता वो 25 सितंबर को। फिर क्रेडिट तभी मिलेगा जब फिजिकली वो गुड्स को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अब हमने इसको आईटीसी के चैप्टर में भी लिखवा दिया। आईटीसी का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, तो उसके अंदर हमने इसको कवर कर लिया है। 2 सेकंड लगेंगे ओपन होने में। ये रिसीप्ट ऑफ गुड्स है, कॉन्सेप्ट नंबर, ये एक एक्सप्लेनेशन आई है 2 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, जिसको मैंने भी पढ़ाया है। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन ऑटोमोबाइल, प्रॉपर्टी इज हैंडेड ओवर, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ व्हीकल है, वो हैंड ओवर कर दिया जाता है बाय ओईएम टू डीलर एट फैक्ट्री गेट और प्रीमाइसेस ऑफ ओईएम। हेंस रेसिपिएंट कैन अवेल आईटीसी ऑन और आफ्टर रिसीविंग डिलीवरी वेदर सच व्हीकल इज नॉट फिजिकली रिसीव्ड, यानी कि जिस दिन वो हैंड ओवर किया जाएगा ट्रांसपोर्टर को ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। हाउएवर सच व्हीकल इज लॉस्ट, अगर लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, तो आईटीसी अलाउ नहीं होगा। अगर रास्ते में ये स्टोलन हो गया, आपके फैक्ट्री आपके शोरूम तक नहीं पहुंचा, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। भले ही यहाँ एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल का है, मगर ये हर प्रकार के एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। क्लियर है आप लोगों को? ये इस बार के क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी पूछा गया है। आइए देखते हैं बेटा इसको, इस बार के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। बताएंगे को बच्चों? ये क्वेश्चन आया था इस बार सितंबर 2025 में। क्वेश्चन नंबर 6 है वी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड वाला। उसके अंदर ये पॉइंट ओईएम वाला पूछा गया था। आप देखिए ये वाला पॉइंट, परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एज एन वर्क कॉन्ट्रैक्ट on 26 February 2025 as per the terms of contract the goods are to be delivered by the OEM to the transporter on behalf of recipient at the supplier place of business। और OEM ने हैंड ओवर किया है गुड्स ट्रांसपोर्टर को 28 फरवरी को, मगर फिजिकली गुड्स मिला है 2 मार्च को। तो बताइए क्रेडिट फरवरी के महीने में ले सकता है या नहीं ले सकता है? तो आंसर है हाँ, ये फरवरी के मंथ में क्रेडिट ले सकता है, यानी कि जो वी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है ये फरवरी के मंथ में इसका 10 लाख रुपए का क्रेडिट ले सकता है। आइए इसके सॉल्यूशन में भी देखते हैं क्या है।
ये देखिए, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट 10 लाख का प्रोडक्ट है, 6% के रेट से ऊपर जीएसटी का रेट दिया हुआ है, तो 60 हज़ार रुपये का ये क्रेडिट ले सकता है। सर हमने तो ये सुना था कि कार का क्रेडिट नहीं मिलता, वो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल होता है, ये कैसे क्रेडिट ले रहा है? बेटा ये ना फर्दर सप्लाई के लिए ले रहा है। तो अगर कार का कोई शोरूम डीलर कार खरीदता है तो चाहे वो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल भी हो तो भी वो उसका क्रेडिट ले सकता है। और यहाँ पूरा बेटा देखो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इन ऑर्डर टू टेक आईटीसी गुड्स मस्ट हैव बीन एक्चुअली रिसीव इन केस ऑफ X work contract equipment will be considered to have been received by the recipient at the time of handing over of the said equipment by the OEM to the transporter at the OEM place of business। बेटा ये लिखना ज़रूरी होता है, तभी इसके नंबर आपको मिलते हैं। अगर सिर्फ आप ये लिख दें, सही लिख दें बिल्कुल 10 लाख 60,000 और रीजनिंग ना दें, और मान लीजिए इस पॉइंट का 2 नंबर है तो आपको मात्र आधा नंबर मिलेगा, ठीक है, 1.5 मार्क्स। बेटा उसकी डिस्क्रिप्शन पर है एग्जामिनर की, वो आपके कट कर सकता है। बताइए बेटा ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? ठीक है, ये हमने आपको आईटीसी का क्रेडिट बता दिया ओईएम के केस में। आइए फिर इसके बाद और कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। अच्छा ये भी मैंने बता दिया है कि अगर जब ओईएम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और वहाँ से फैक्ट्री से निकल चुका है, हमारे एग्जाम्पल में केरला से, और दिल्ली की तरफ आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कार डिस्ट्रॉय हो गई, तो बेटा क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं। अगर आपने क्रेडिट ले रखा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। यही एक अमेंडमेंट थी। अब इसके बाद आते हैं हम इनवाइस के चैप्टर में। आ जाइए जी, इनवाइस का चैप्टर निकाल लीजिए। इनवाइस में आता है टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवाइस स्पेसिफाइड इन केस वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवाइस। रूल नंबर 47A है और नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 है, 8 अक्टूबर 2024 का आया, इफेक्टिव हुआ है 1 नवंबर 2024 से। क्या है आप पढ़ लेते हैं पहले। एक सेक्शन है 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F। बेटा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F कब लगता है। आइए मैं इनवाइस के चैप्टर में आपको दिखाता हूं। चैप्टर नंबर कौन सा है? 10। सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F। आ जाइए बेटा, ये है इनवाइस ऑफ पेमेंट वाउचर और इनवाइस एंड पेमेंट वाउचर। तो मैं आपको पहले ओरिजिनल लॉ पढ़ा देता हूं। क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपेंट है 9 सबसेक्शन 4 में और 9 सबसेक्शन 3 में। 9(4) और 9(3) में बेटा ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं 9(4) में, और 9(3) में आते हैं रिवर्स चार्ज वाले लोग। हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम शैल इशू एन इनवाइस। यानी कि अगर आपको टैक्स देना है अंडर आरसीएम में तो आपको इनवाइस इशू करना पड़ेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड सर्विस। अगर आप ये परचेजिंग कर रहे हैं किससे बेटा? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। और साथ में आपको एक पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ेगा। यानी कि 2 चीज़ें रिवर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट में आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। आपको एक इनवाइस इशू करना पड़ेगा और साथ में आपको एक पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। और हमने यहाँ लिखा है कि 9(3) में जो सप्लायर है ओरिजिनल सप्लायर, 9(3) में जब भी एप्लीकेबल होता है तो याद रखिएगा रेसिपिएंट को अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स देना होता है। तो जो सप्लायर है 9(3) बहुत जगह पर ऐसी जगह पे भी लगता है जहाँ सप्लायर रजिस्टर्ड है और ऐसी जगह पर भी लगता है जहाँ सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। जैसे आज की क्लास में हमने एक जगह देखा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। वहाँ साफ लिखा हुआ था कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो 9 सबसेक्शन 3 है इसमें सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी। यही हमने बात सर्कल में लिखी है कि सप्लायर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकता है 9(3) के केस में। मगर 9(4) जो रियल एस्टेट वाला कॉन्सेप्ट जिसमें आरसीएम लगता है उसमें सप्लायर अनरजिस्टर्ड ही होता है, तभी 9 सबसेक्शन 4 लगता है। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर आप एज ए रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स दे रहे हैं अंडर 9(3) या 9(4) तो आपको इनवाइस इशू करना है, ठीक है, और साथ में एक पेमेंट वाउचर भी इशू करना है। क्या इशू करना है? पेमेंट वाउचर। तो देखिएगा यहां पर जीटी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर है और रेसिपिएंट ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड को अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स देना है, ठीक है ना। तो ए लिमिट, वो क्वेश्चन कह रहे हैं क्या ए लिमिटेड को रिक्वायर्ड है कि वो इनवाइस इशू करे? तो जवाब है नहीं, ए लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू इनवाइस, क्योंकि सप्लायर क्या है बेटा? रजिस्टर्ड।
मगर ए लिमिटेड को पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, याद रखना इनवाइस तभी इशू होगा जब सप्लायर क्या हो, अनरजिस्टर्ड। पेमेंट वाउचर रिवर्स चार्ज के हर केस में इशू होगा, मगर इनवाइस तब इशू होगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो और रेसिपिएंट क्या हो, रजिस्टर्ड हो। आइए इस बात को समझिएगा जरा क्या लिखा हुआ है। इस जगह से देखिएगा बेटा, यहां से ध्यान दीजिएगा। A registered person who is liable to pay tax under 9(3) और 9(4) shall issue an invoice। याद रखना कौन इशू करेगा इनवाइस, यानी कि 9(3) 9(4) का कॉन्सेप्ट अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन पर लग रहा है, जो कि अनरजिस्टर्ड पे लगेगा भी नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन पर लग रहा है, तो वो इनवाइस इशू करेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर। अब ये सप्लायर कोई भी हो सकता है, ठीक है, मगर सप्लायर कोई भी हो सकता है, सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, मगर जो इनवाइस इशू करने वाली बात है कि इनवाइस इशू करेगा, ये इनवाइस रजिस्टर्ड पर्सन एज ए रेसिपिएंट तभी इशू करेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो। यानी कि सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो ही बेटा अंडर रिवर्स चार्ज वो क्या इशू करेगा, इनवाइस। तो देखिएगा बेटा, अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो इनवाइस इशू करेगा। अगर रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है और सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तो फिर इनवाइस सप्लायर खुद इशू कर देगा। उस केस में रेसिपिएंट सिर्फ पेमेंट वाउचर इशू करेगा। यानी कि रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को दो चीजें इशू करनी पड़ सकती हैं, एक है इनवाइस, दूसरा है पेमेंट वाउचर। इनवाइस तब जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा तब भी, ठीक है ना। और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो फिर इनवाइस इशू करने की जरूरत नहीं है, मगर पेमेंट वाउचर तब भी इशू करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है बेटा, मैंने बोला है कि सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो इनवाइस इशू करना पड़ेगा, इनवाइस इशू करना पड़ेगा। सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो इनवाइस इशू करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर सप्लायर, ठीक है ना, रजिस्टर्ड है, तो इनवाइस इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लायर खुद इशू कर देगा, मगर पेमेंट वाउचर तब भी इशू किया जाएगा, ठीक है। वो जबान से कुछ इधर उधर निकल जाए तो माफ कर दिया करो इतनी बात को। आगे देखो बेटा, हाउएवर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ वाज अमेंडेड with effect from 1 November 2024 so as to incorporate an enabling provision for prescribe the time period for issuance of invoice by the recipient in case of reverse charge mechanism supplies। क्या है वो amended provision, यहां से देखिए, ये हम क्लॉज एफ की बात कर रहे हैं, 31 का सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ। ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, बेटा ये रेसिपिएंट की बात हो रही है यहां पर, क्योंकि रेसिपिएंट ही अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स देता है। शैल विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इशू एन इनवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। द इनवाइस टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इफ ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9394 एंड रिसीव सप्लाईज फ्रॉम, किससे सप्लाई लेता हो बेटा, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से। किससे लेता हो, unregistered person से। Consequently, the time limit for issuing tax invoice in case of reverse charge mechanism has been prescribed in newly inserted rule number 47A। तो ये जो रेड कलर के पेन से लिखा है, अभी तक हमने ये पढ़ा था, दोबारा सुनिए, कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो तो 9394 में रेसिपिएंट को इनवाइस इशू करना पड़ता है। मगर वो इनवाइस इशू करना पड़ता है ये तो बताया था, उसकी टाइम लिमिट नहीं थी, तो अब टाइम लिमिट आ गई है रूल नंबर 47A में। क्या है बेटा टाइम लिमिट, प्रोवाइड दैट वेयर एन इनवाइस रेफर टू इन रूल नंबर 46 इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ। तो कहां तक इशू करना है बेटा, यहां से देखना, he shall issue the said invoice within a period of 30 days from the date of receipt of said supply of goods or services or as the case may be। invoice to be issued within a period of 30 days from the date of receipt of सेट सप्लाई एज द केस में। तो 30 दिन का यहाँ पे समय दिया गया है, कितने दिन का, तो बस ये इसके अंदर अमेंडमेंट है, ये है ना 31 सबसेक्शन 3। ये इधर ये जो लिखा हुआ है ना, शेल इशू एन इनवाइस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है शेल इशू एन इनवाइस,
रूल नंबर यहां पे कौन सा लगेगा 47A। यहां पे मैं रूल नंबर 47A लिख रहा हूं, इनवाइस टू बी इशूड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ सच सप्लाई। बस ये अमेंडमेंट है इसमें। ये लॉ तो पहले से ही आ गया था 31(3) क्लॉज एफ। तो बेटा अगर अब मैं शॉर्ट इसको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से है बेटा। देखो ये इस तरीके से है, यहां देखो बेटा, यहां देखो कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट सिर्फ वाउचर इशू करेगा। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट को 9(3) में या 9(4) में अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स देना है तो वो इनवाइस भी इशू करेगा और वाउचर भी। ये जो इनवाइस इशू करेगा जिस केस में, उसके लिए उसके पास 30 दिन का समय। ये नई अमेंडमेंट है जो रूल नंबर 47A में आई है। क्लियर है बेटा? बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ। इसके बाद आता है जी ई वे बिल। ई वे बिल के अंदर एक प्रोविजो ऐड की गई है और वो प्रोविजो अनरजिस्टर्ड पर्सन पर एप्लीकेबल होती है। आप जब ई वे बिल का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे तो उसमें ये पढ़ने को आपको मिलेगा कि अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। और कंसाइनमेंट वैल्यू में आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्टेड वैल्यू प्लस जो उसके ऊपर टैक्स है, CGST, SGST, IGST, वो सब मिला के अगर 50,000 से ज़्यादा आता है तो आपको कंसाइनमेंट वैल्यू, अगर आपकी 50,000 से आता है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। जब ई वे बिल जनरेट होता है तो उसमें एक यूनिक ई वे बिल नंबर मिलता है। इसको लेकर एक अमेंडमेंट है। वो अमेंडमेंट क्या है, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन ले बेटा। कुछ जगह पर ऐसा है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो भी आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर कोई सप्लायर है और वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो उसको ये कहा गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, जब तक उसकी सप्लाई 20 लाख रुपीस को क्रॉस नहीं कर जाती। अदरवाइज इंटर स्टेट सप्लाई के लिए लॉ ये है कि जैसे ही आप इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो सेक्शन 24 कहता है कि आपको 30 डेज में एप्लीकेशन देना है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं जो अप टू ₹20 लाख और कुछ स्टेट्स में 10 लाख की वैल्यू है तो आप 20 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में आपको एग्जेम्पशन मिलती है। तो यहाँ लिखा हुआ भी हमने कि ई वे बिल नीड्स टू बी इशूड इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000। कहाँ पर? इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए पर्सन हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो इसमें एक अमेंडमेंट है। वो अमेंडमेंट क्या है? एक नया रूल इसमें क्लैरिफाई किया गया है बस। अच्छा, एक होता है यूनिक ई वे बिल नंबर। ये देखिए ये क्या होता है यूनिक ई वे बिल नंबर। अपॉन जनरेशन ऑफ ई वे बिल एक नंबर आपके पास आता है, उसको अवेलेबल कराया जाता है सप्लायर को, रेसिपिएंट को, ट्रांसपोर्टर को पर कॉमन पोर्टल पर। और यहां कहा जा रहा है कि ई वे बिल अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर हैं और इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अनरजिस्टर्ड हैं तो भी आप ई वे बिल जनरेट करेंगे। ठीक है ना? आइए जरा देखिए इसके लिए क्या है अमेंडमेंट, देख लीजिए यहां से देखिए इस जगह से। फॉलोइंग पर्संस। अब फॉलोइंग पर्संस में पहला पर्सन है अनरजिस्टर्ड पर्सन। चेक करिए अनरजिस्टर्ड पर्सन लिखा है या नहीं लिखा है, जिसको मैंने भी फॉलोइंग पर्संस और मैंने सीधा उठाया क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन, और एक जगह और फिर से लिखा हुआ ये रहा। तो ये जो नया नोटिफिकेशन है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए और ये 11 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल हुआ है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है यहां से देखिएगा फॉलोइंग पर्सन। और फॉलोइंग पर्सन का मतलब मैंने क्या बताया है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अब मैं पढ़ूंगा अनरजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जो एग्जिम्प्ट है क्या करने से? ऑब्टेनिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। और इसके अलावा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसको ई वे बिल जनरेट करना पड़े shall submit the details electronically on the common portal in prescribed form. Upon the validation of the details so furnish, a unique enrollment number
shall be generated and communicated to said person। ठीक है ना? तो वो कौन है, आइए लिख लेते हैं इसके बारे में, यहां पे लिख लेते हैं। ये आया है किस जगह पर बेटा, रूल नंबर लिखिएगा, फॉलोइंग पर्सन्स, एक मिनट रुकिएगा, यहां पे लिख लीजिए, फॉलोइंग पर्सन्स आर required to generate e-way bill shall submit। क्या सबमिट करेंगे बेटा, द डिटेल्स और डिटेल सबमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट की जाएंगी किस पर, ऑन कॉमन पोर्टल। जब ये डिटेल सबमिट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली, शेल सबमिट द डिटेल इलेक्ट्रॉनिक ऑन कॉमन पोर्टल, तो इनका बेटा इनको वेरीफाई किया जाएगा कि डिटेल सही है या नहीं है। लिखा है अपॉन वैलिडेशन ऑफ डिटेल, अपॉन वैलिडेशन ऑफ डिटेल अ यूनिक, मतलब डिटेल वो सबमिट करेंगे फॉलोइंग पर्सन्स में दो लोग आ रहे हैं, एक वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई करने वाला जिसको रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया गया है, और कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अपॉन वैलिडेशन ऑफ डिटेल अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर शैल बी जनरेटेड। shall be generated and communicated to, और वो कम्युनिकेट करके किसको दे दिया जाएगा, सेड पर्सन। वो सेड पर्सन कौन है, जिसको अभी हम बताने वाले हैं कि वो फॉलोइंग पर्सन है। वो जो फॉलोइंग पर्सन हैं वही यहाँ पर कौन से पर्सन है, सेड पर्सन। कौन कौन आएगा इस फॉलोइंग पर्सन में, नंबर 1 सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स exempted from obtaining registration even in case of interstate सप्लाई। तो ये व्यक्ति कौन है बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन। और आप जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो मना किया गया है, इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और नंबर टू यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ऑप्ट कर रहा है टू जनरेट एन ई-वे बिल, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ऑप्ट कर रहा है, ऑप्टिंग टू जनरेट
अब आप कहेंगे सर वो ऑप्ट क्यों कर रहा है? जैसे ट्रांसपोर्टर एक जीटीए है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ज़्यादातर जो क्लाइंट हैं वो रिवर्स चार्ज में टैक्स देते हैं। मगर कंसाइनर कंसाइनी के बिहाफ पर वो कह रहा है कि सर मैं खुद ई वे बिल जनरेट कर दूंगा, जिसके लिए आपने पढ़ा है कि उसको ट्रांजिन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ट्रांजिन, है ना। तो ऐसे कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जनरेट करेगा ई वे बिल, या फिर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट के गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है और उसको एग्जिम्प्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन लेने से, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने से, ये दो लोगों को जैसे ही वो डिटेल अपलोड करेंगे कॉमन पोर्टल पर, डिटेल के वैलिडेशन के बाद उनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर क्या किया जाएगा? जनरेट किया जाएगा, ताकि उनकी एक आईडी बन जाए। ठीक है, कि इन लोगों ने ई वे बिल जनरेट किया है। इज इट ओके? चलिए जी, इसके बाद क्या आएगा बेटा? ये अपडेट हो जाएंगे, आप देख लेना। पेमेंट ऑफ टैक्स में, पेमेंट ऑफ टैक्स में आ जाइए। आपने पेमेंट ऑफ टैक्स में ये आईटीसी के चैप्टर में एक पढ़ा होगा, रूल नंबर 88B, जरा निकाल लीजिए पेमेंट ऑफ टैक्स में। बेटा ये एक रूल नंबर 88B है जो आपको पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ाया गया है। इसमें एक छोटी सी एडिशन की गई है। इवन वो एडिशन सीए इंटरमीडिएट के लेवल पर रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि खुद अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि इसको डिटेल में सीए फाइनल में डिस्कस किया जाएगा। मगर क्योंकि रूल नंबर 88B का वहां पर मेंशन किया गया है, तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। ये मैनर है ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। जब आप सेक्शन 50 में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो रूल नंबर 88B को आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी बेटा बात सुनना, अगर कोई सप्लाई आपने एक पीरियड में की और उसको डिक्लेयर कर दिया है रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न में, और वो रिटर्न भी लेट हो गई आपकी, फॉर एग्जांपल आपको सितंबर मंथ की रिटर्न 20 अक्टूबर को फाइल करनी थी, ठीक है ना, मगर आपने 20 अक्टूबर को फाइल नहीं करी बेटा, आपने 15 नवंबर को फाइल की और आप 25 डेज लेट हो जाते हैं, तो रिटर्न भी आपकी लेट हो गई और आपका टैक्स भी लेट हो गया। ऐसे केस में आपके जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो उस अमाउंट पर होगा जो आप ई कैश लेजर से पे करेंगे। यानी कि 15 नवंबर को जो आप आईटीसी ले रहे हैं, मान लीजिए आपको 20 अक्टूबर को टैक्स देना था 1 लाख रुपए का और रिटर्न फाइल करनी थी, आपने 20 अक्टूबर 25 को रिटर्न ना फाइल की ना टैक्स दिया, उसका टैक्स और रिटर्न दोनों आपने 15 नवंबर को फाइल करी और 15 नवंबर को इंटरेस्ट लगा के सपोज करिए आपका टैक्स बन रहा है 1,05,000, जिसमें से आपने जीएसटी ले लिया है, जीएसटी का आईटीसी ले लिया 20,000 रुपए का, 80,000 का टैक्स और 5,000 रुपए का इंटरेस्ट आप ई कैश लेजर से पे करेंगे। तो जो आपके जो इंटरेस्ट का अमाउंट लगेगा 5,000 रुपीज का, वो टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं लगेगा, जो आप ई कैश लेजर से टैक्स पे करेंगे उस पर लगेगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताया। यहाँ लिखा है इंटरेस्ट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द पोर्शन ऑफ टैक्स विच इज पेड बाय डेबिटिंग ई कैश लेजर, और ई कैश लेजर से तब टैक्स दिया जाता है जब आप आईटीसी ई क्रेडिट लेजर से ले चुके हो। तो ई कैश लेजर से जब भी आप टैक्स या कोई पेनल्टी या कुछ भी देंगे तो बेटा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप रिटर्न फाइल करने में और टैक्स देने में दोनों में देरी कर देते हैं, इस वर्ड को सुने, रिटर्न फाइल करने में और टैक्स देने में दोनों में डिले कर देते हैं, तो जब आप एक्चुअल में टैक्स देंगे और रिटर्न फाइल करेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट सिर्फ उस अमाउंट पर लगेगा जो आप ई कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, 20 अक्टूबर को टैक्स देना था, आप 15 नवंबर को दे रहे हैं 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए के टैक्स में से 20,000 आईटीसी ले रहे हैं, तो आप ई कैश लेजर से पेमेंट कर रहे हैं 80,000, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो मात्र 80,000 रुपीज पर लगेगा। ठीक है। और अगर कोई और केस है, मतलब सर कोई और केस क्या है बेटा, 20 अक्टूबर को आपको रिटर्न फाइल करनी थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 20 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करनी थी, आपने 20 अक्टूबर को रिटर्न फाइल कर दी, बेटा सुनना, 20 अक्टूबर को रिटर्न फाइल कर दी और 1 लाख का टैक्स भी दे दिया, बट आपको बाद में पता चला कि आपने 10,000 रुपीज का टैक्स शॉर्ट पेमेंट किया है, ठीक है, और आप 10 नवंबर को वो टैक्स पे करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करिए, और 10,000 में से उस समय 8,000 का आप आईटीसी ले रहे हैं, तो नहीं, फिर आपको बेटा इंटरेस्ट चाहे आप आईटीसी से टैक्स जमा करिए ई कैश लेजर से, दोनों पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर रिटर्न लेट हो गई है, सुनना बेटा, रिटर्न भी लेट हो गई है, टैक्स भी लेट हुआ है, तो सिर्फ ई कैश लेजर से जो टैक्स दिया जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और रिटर्न अगर आपने समय से फाइल कर दी और सिर्फ टैक्स देरी से हुआ है
तो फिर जितना भी आप टैक्स देंगे, चाहे वो ई कैश लेजर से दें या ई क्रेडिट लेजर से दें, टोटल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। ये रूल नंबर 88B में लिखा है। और अगर आप एरोनियसली आईटीसी अवेल कर लेते हैं तो जितना एररफुली आप आईटीसी अवेल करते हैं उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ये 53 में लिखा हुआ है। तो इसी को हमने यहाँ पे समझाया भी है और बताया भी। अगर आप देखें, अगर रिटर्न आपकी फाइल हुई है बिलेटेडली, रिटर्न में देरी हो गई है, टैक्स में भी देरी हो गई है, तो इंटरेस्ट का ये रेट 18% जो पर एनम है सिर्फ उस पर लगेगा जो आप टैक्स थ्रू ई कैश लेजर दे रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। बट अगर आपकी रिटर्न समय से फाइल हुई है, सिर्फ टैक्स में देरी हुई है, रिटर्न समय से फाइल हुई है, सिर्फ टैक्स में देरी हुई है, तो इस केस में 18% का इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट ऑफ टैक्स पे लगेगा, चाहे वो टैक्स आप ई कैश लेजर से दे रहे हो या ई क्रेडिट लेजर से दे रहे हो। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं इस पॉइंट पर। कृपया करके जाकर मेरी पूरी क्लास देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है, रिवीजन क्लास देख लीजिएगा, कई बार इस चीज को डाल रखा है, तो वहां जाके देख लीजिएगा। और सर अगर टैक्स हमने समय से दे दिया है मगर रिटर्न लेट हो गई है, तो बेटा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, पेनल्टी जरूर लगेगी रिटर्न लेट फाइल करने की, जो चैप्टर नंबर 15 सेक्शन नंबर 47 में बता दिया गया है। अब इसके अंदर एक छोटा सा एडिशन किया गया है। जब आप इसको स्टार्टिंग में देखेंगे यहां पर रूल नंबर 88B को, तो यहां लिखा है एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर 73 और 74। यहां पे एक एडिशन किया गया है। वो क्या एडिशन है देखना बेटा। यहां लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously रिफंडेड और आईटीसी अवेल्ड और यूटिलाइज फॉर एनी रीजन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। एक न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है। सेक्शन का नंबर देखो बेटा क्या है, 74A। वहां पे मेंशन थे 73 और 74। ये नया सेक्शन है 74A। ये अभी हमारे कोर्स में भी नहीं है, सीए फाइनल के कोर्स में। हो सकता है कोई टीचर भाई, मैंने अभी बोला है डाल दे, बेटा उसको इग्नोर कर देना, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है 74A। हाँ, यहाँ पे क्या रेलिवेंस है वो सुन लो। प्रोवाइड फॉर द सेम लिमिटेशन पीरियड इशूइंग डिमांड नोटिस एंड ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। यानी कि 73, 74, 74A ये वो सेक्शंस हैं जब आप जीएसटी में कुछ घपलेबाजी करते हैं ना, गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ घोटाला करते हैं, तो आपके ऊपर 73, 74, 74A लगता है। आपके यहाँ पूरे कोर्स में आप देखिए ये बताया गया है सप्लाई किसे कहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज क्या है, रिवर्स चार्ज क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, आईटीसी क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, रिटर्न कैसे भरी जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे भरी जाएगी, ये आपके कोर्स में है। आपके कोर्स में कहीं पर भी ये नहीं कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपका क्या करेगा। वो जो मैच की दूसरी इनिंग है ना, जो जीएसटी डिपार्टमेंट खेलता है, वो कोर्स में नहीं है आपके, वो सीए फाइनल में, जिसको आप असेसमेंट, स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। सेम इनकम टैक्स में, सेम जीएसटी में। तो जीएसटी में क्लाइंट क्या करता है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, असेसी क्या करता है, वो कोर्स में है आपके अभी इंटर में। तो यहां कहा जा रहा है कि 74A में ये इश्यू होते हैं डिमांड नोटिस वगैरह। अगर आप टैक्स में गड़बड़ करते हैं, डिमांड नोटिस कहते हैं, जो पेंडिंग टैक्स होता है उसके मांगने के लिए डिपार्टमेंट जो ऑर्डर इशू करता है उसको डिमांड नोटिस कहते हैं। वो 73 में इशू होते हैं, 74 में इशू होते हैं और 74A में इशू होते हैं। जल्दी बेटा ऑनलाइन सीए फाइनल की क्लास आएंगी तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द चार्जेस of fraud, willful misstatement, separation of fact are invoked or not while keeping a higher penalty, इसमें बहुत हाई पेनल्टी लगती है, ठीक है ना, इन केसेस में, फ्रॉड वगैरह के केस में। consequently reference to section 74A has been added in rule number 88B sub rule 1 provided the same manner of calculating interest on delayed payment of tax। ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक चीज देखिएगा, तो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने बताया है, मगर 74A क्या है उसके लिए इन्होंने लिख दिया है कि 74A शैल बी डिस्कस इन डिटेल्स इन सीए फाइनल लेवल। तो 74A में खुद क्या लिखा वो नहीं, बस मुझे इतना बताना है। वो जो यहाँ लिखा हुआ था ना एक्सेप्ट के अंदर, तो यहाँ लिखा हुआ था एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर 73, 74A और सेक्शन 74A। तो यहाँ हमारे नोट्स में आप देखो यहाँ लिखा है ना वही लाइन, एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73/74। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया गया और 74A। मगर ये तीनों सेक्शंस हमारे कोर्स में नहीं है, बस ये अमेंडमेंट है।
और कुछ नहीं है। मगर मैंने रूल नंबर 88 भी पूरा रिवाइज कर दिया आपको, ठीक है। बस इतनी अमेंडमेंट है इसके अंदर, इससे ज्यादा आपको ध्यान भी नहीं देना है बेटा, आपके मतलब की चीज नहीं है। जितना था उतना मैंने बता दिया, 88B को मैंने रिवाइज कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है जी कौन सा, पेमेंट ऑफ टैक्स के बाद रिटर्न का चैप्टर है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म GSTR 7। GSTR 7 आप लोग जानते होंगे किसके लिए होता है, TDS वालों के लिए, और GSTR 8 TCS वालों के लिए। आइए GSTR 7 की जो है वो ये है कि हर महीने की रिटर्न फाइल करता था, जो TDS डायरेक्टर होते थे वो GSTR 7 फाइल करते थे। 1 नवंबर 2024 से इसमें कुछ करेक्शन कर दी गई है, उसको देख लो बेटा क्या है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, जनरली ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल अथॉरिटी होती हैं जिनके ऊपर TDS का कॉन्सेप्ट लगता है, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट को छोड़कर सिर्फ एक है मेटल स्क्रैप का रजिस्टर्ड पर्सन जिसके ऊपर TDS का कॉन्सेप्ट लगता है। क्या कहा गया है, एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of deduction made during the month in such form and manner within such prescribed period. Said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deduction have been made during the said month. मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ, जिन लोगों के ऊपर सेक्शन नंबर 51 लगता है उनको देखना है कि 1 तारीख से लेकर महीने की जो लास्ट डेट है उस तक उन्होंने कितने लोगों का TDS काटा। जितने का भी TDS काटा है उसकी रिटर्न GSTR 7 अगले महीने में फाइल की जाती है। और अगर उन्होंने TDS नहीं भी काटा है पूरे मंथ में तो भी उनको रिटर्न फाइल करनी है, चाहे उन्होंने TDS ना भी काटा हो तो भी उनको रिटर्न फाइल करनी है। बात समझ में आ रही है? यानी कि रिटर्न का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने इस महीने में TDS नहीं काटा। अगर TDS नहीं काटा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह ने, किसी का नहीं काटा सपोज, तो भी उनको रिटर्न फाइल करनी है जब तक वो सेक्शन नंबर 51 में रजिस्टर्ड है, और मंथली रिटर्न फाइल होगी। अब इसमें अमेंडमेंट आई है, वो अमेंडमेंट क्या है बेटा, यहाँ देखिएगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो रिक्वायर है टू डिडक्ट टैक्स अंडर 51 shall furnish a return in form number GST7 on or before 10th day of the month succeeding the calendar month electronically through the common portal either directly or from a facilitation center notified by the commissioner। ये इफेक्टिव है। तो मैंने यही 10 तारीख की पढ़ा रखी होगी, आप चेक कर लो, है ना। तो पहले कुछ और डेट थी वो मैंने पढ़ाई ही नहीं है, डायरेक्टली मैंने कुछ चीजों में कवर करा दिया। चैप्टर नंबर 15 है, चेक करो रिटर्न कॉन्सेप्ट नंबर क्या होगा बेटा। तो ऑलमोस्ट कवर हो गया है बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 9 ही ओपन हुआ है, आप देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है विद इन सच प्रिस्क्राइब एज मे बी विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे 10th डे था ऑफ सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ, मगर यहाँ पे क्या लिख दिया गया है बेटा, आप देखना, ठीक है, ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ, ठीक है ना। तो यही चीज लिखी हुई है, इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है कि आपके समझ में ये ना आए, ठीक। और कह रहे हैं TDS के चैप्टर में भी यही है और यहाँ पे रिटर्न के चैप्टर में भी यही है। बस इसमें एक चीज जिस पे ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। हो सकता है कि अगर कोई और डेट प्रिस्क्राइब कर दी जाए, जो कि आज की डेट पर कोई डेट प्रिस्क्राइब नहीं है। आज की डेट पर 10th डे ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मंथ ही प्रिस्क्राइब है, तो 10th डे तक आपको रिटर्न फाइल करनी है, हमने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, एक आप पढ़ेंगे रूल नंबर 88D, एक आपको पढ़ाया गया होगा 88C और एक 88D। उसमें भी एक चीज ऐड कर दी गई है, सेक्शन नंबर 74A। जैसे आपने रूल नंबर 88B में देखा था 74A ऐड कर दिया गया है, सिमिलरली 88D के अंदर भी ऐसे ही एक वर्ड 74A ऐड कर दिया गया है। निकाल लीजिए बेटा 88D। इसी में कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, ये देखिएगा 88D। यहां पर हमने बहुत चीजों को छोड़ दिया है। इसके अंदर 73 का नाम भी था, 74 सेक्शन का नाम भी था। उन सेक्शंस को मैंने एक्चुअली में इसलिए स्किप किया क्योंकि वो कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए स्किप कर दिया। मैं अगर आपको दिखाऊं कॉन्सेप्ट ये वाला, तो रूल नंबर 88D में, रूल नंबर 88D में एक्चुअली में क्या होता है, नोटिस आता है। अगर आपने जो ITC GSTR 2B में दिखाया है, वो फॉर एग्जांपल आपका GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है ITC 1 लाख रुपए का,
और जीएसटीआर 3B में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के थ्रू आप क्रेडिट ले रहे हैं 1,10,000 का, और ये पॉसिबल है। मैं आप लोगों को बताऊं, जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है 1 लाख रुपए का आईटीसी, और जीएसटीआर 3B में आप आईटीसी ले रहे हैं 1,10,000 का। बेटा अब इसकी एक्सप्लेनेशन देना यहाँ पॉसिबल नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी कोर्सेज में दे चुका हूं। पॉसिबल है। बहुत सारे लोग कहेंगे टीचर गलत बता रहा है। बेटा मैं पूरा जिम्मेदार हूं, जो बोल रहा हूं उसका रिस्पॉन्सिबल हूं मैं, और कोई सामने से फेस टू फेस बात करेगा तो ही जवाब दे पाऊंगा। कोई यूट्यूब पर एक कमेंट छोड़ देगा तो मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं एक पेज को लिखूं, और मेरी इंग्लिश वैसे भी खराब है, मैं उतना लिख भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नो डाउट ये कंडीशन है कि जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मगर ये भी है कि सेल्फ असेस टैक्स का क्रेडिट मिलता है, ये भी एक लॉ है। इसलिए लिखा हुआ है कि ई क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम की बात है, इसको मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं। सुनिए प्रॉब्लम क्या है। जीएसटीआर 2B में आप क्रेडिट ले रहे हैं 1 लाख का, और जीएसटीआर 3B में आप क्रेडिट जो एक्चुअल में अवेल कर रहे हैं वो 1,05,000 का। तो आपके पास एक नोटिस आएगा रूल नंबर 88D का, और ये एआई जनरेटेड नोटिस होता है कि आप जीएसटीआर 2B में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है अमाउंट 1 लाख और क्रेडिट ले रहे हैं आप 1,05,000 का, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आपको एक समय दिया जाता है उस नोटिस का रिप्लाई करने में, या तो आप वो क्रेडिट का रिवर्सल करिए, नोटिस का सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करिए, अगर नहीं करेंगे तो बेटा वही है कि आपको अगले महीने में फिर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल करने से रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहां पर रूल नंबर 88D में लिखा है कि नोटिस आता है अगर आपने आईटीसी अवेल करा एक्सेसिवली, और जीएसटीआर 2B में और आपके जीएसटीआर 3B में अगर डिफरेंस है तो आपके पास नोटिस आएगा, और उस नोटिस का या तो एक्सप्लेन करिए 7 दिन में, या फिर जो आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया उसको रिवर्स करिए विद इंटरेस्ट। तो यहां पर ना अगर आप देखोगे तो इसमें ये अमेंडमेंट हो रही है, यहां पर ये कहा जा रहा है, अगर इस जगह पे देखोगे आप रूल नंबर 88D तो मैंने आपको बता दिया क्या है। रूल नंबर 88D में नोटिस आता है एआई जनरेटेड, जब आप जीएसटीआर 2B में क्रेडिट अलग होता है और 3B में क्रेडिट अलग होता है, तब ये नोटिस आता है, और उसका 7 दिन में आपको या तो जवाब दो या रिवर्सल ऑफ आईटीसी दो विद इंटरेस्ट। तो यहां ये लिखा हुआ है कि न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है 74A, यही अभी आपने रूल नंबर 88B में देखा था, जो कि एक डिमांड नोटिस का सेक्शन है। ये क्या कहता है, सेक्शन 74A को भी ऐड कर दिया गया है किसके अंदर, रूल नंबर 88D में। तो रूल नंबर 88B हो या रूल नंबर 88D हो, तो जहां पर सेक्शन नंबर 73 और 74 लग रहे थे वहां पर अब सेक्शन नंबर 74A भी एप्लीकेबल होगा, मगर जो सेक्शन नंबर 74A है यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा सीए फाइनल में। तो ये अमेंडमेंट के नाम पर कोई अमेंडमेंट है नहीं, क्योंकि हमने रूल नंबर 88D ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर आप यहाँ पे अमेंडेड प्रोविजन पढ़ें जो इस समय है, यहाँ लिखा है एनी अमाउंट स्पेसिफाइड, पता है ये किस अमाउंट की बात कर रहा है, जो आपने जीएसटीआर 2B में आपका आईटीसी है सपोज 1 लाख रुपए, और जीएसटीआर 3B में आपने आईटीसी क्लेम किया 1,05,000 रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने आईटीसी अवेल किया इस 5,000 के लिए 88D में नोटिस आएगा, ये इस 5,000 की बात कर रहा है यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाइड में इन द इंटीमेशन, और ये इंटीमेशन आ रहा है विद इन remains to be paid within a period specified in the rule. No explanation or reason is furnished by the registered person in the default where the explanation or reason furnished by the such person is not found to be acceptable by the proper officer. The said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provision section 73, 74 और 74A. कुल मिला के पता है क्या बात है, देखो इधर यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आईटीसी आपने ज्यादा अवेल कर लिया है जीएसटीआर 2B से, यानी कि जीएसटीआर 2B में मेरे एग्जांपल में 1 लाख का आईटीसी है और 3B में आपने 1,05,000 का आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो आपके पास एक सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन जाएगा जिसको एआई जनरेटेड इंटीमेशन या नोटिस कहते हैं। ये टैक्स पेयर के पास जाएगा और आपसे कहा जाएगा आप पे करिए एक्सेस अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड रॉन्गली विद इंटरेस्ट, या फिर एक्सप्लेन करिए रीजन कि आपने ऐसा क्यों करा। अगर आप रीजन एक्सप्लेन नहीं करते 7 दिन में तो आपको आईटीसी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वापस लेना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। अगर आप ये पैसा नहीं देते तो लॉ ये कहता है such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be
demanded in accordance with the provision of section 73, 74, 74A. मतलब ये है, if registered person does not reverse ITC or explain reason, then proper officer shall be liable to be demanded. देखिए लिखा है, then proper officer the said amount shall be liable to be demanded with the provision of 73, 74. Then proper officer shall recover such amount as per section 73, 74 और 74A. बस ये अमेंडमेंट है। तो पहले इसको लिखवाया नहीं था क्योंकि आपसे ये कह दिया था कि 73 और 74 कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आप ध्यान ना दें, मगर क्योंकि अमेंडमेंट के नाम पर सी एंटर के उसमें दिया हुआ है, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ा। और यही सेम बात रूल नंबर 88B पर भी है, जो कि सेक्शन 50 के इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करता है। यहाँ तक है आपकी अमेंडमेंट, ठीक है। अब कोई और चीज़ रह गई होगी तो उसको देख लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मैंने अमेंडमेंट कवर कहाँ से कराई है, इसका सोर्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब जब आप ICI के मॉड्यूल पे उस पे जाएंगे, वेबसाइट पर, आप ICI की वेबसाइट पे जाइएगा, एक मिनट के, आप ICI की वेबसाइट पे जाएंगे सी इंटरमीडिएट के कोर्स पर। इसमें आपको GST दिखाई देगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कॉरिजेंडम दिया हुआ है, स्टेटूटरी अपडेट फॉर सितंबर दिया हुआ है, और ये जनवरी 26। अच्छा, ये जो सितंबर के लिए दिया हुआ है, सितंबर 25 के लिए अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है वो भी देख लो। ये मैंने करा दिए हैं सितंबर 25 वाले, सितंबर 25 वाले मैंने करा दिए हैं, वो ऑटोमेटिकली जनवरी 26 में कवर हो गए। तो मैंने आपको जो कराए वो ये वाले कराए, जनवरी 26 वाले। और इन्होंने ICI वालों ने साफ तौर पे देखिए क्या लिखा है, ये देखिए आप, फर्दर स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रीड ऑल द अमेंडमेंट्स मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2024 गिवन एट द एंड ऑफ द रेलिवेंट चैप्टर। हर चैप्टर के आखिर में अमेंडमेंट दी गई हैं, वो अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर ली हैं, उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो जो नॉर्मल आपकी वीडियोस हैं उसमें कवर हो रखी हैं अमेंडमेंट। ये कुछ अमेंडमेंट थी जो मैंने और अलग से कवर की हैं। द सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर बिटवीन 1 नवंबर 24 से 30 जून 2025 तक जो आए हैं वो ये हैं, यानी कि इस समय जो अमेंडमेंट कवर हो रही है वो 30 जून 2025 तक की अमेंडमेंट कवर हो रही है। अच्छा, अगर इससे पीछे चले हम, ये है बेटा मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के लिए मॉड्यूल, ये जनवरी के लिए नहीं है। और मई 26, सितंबर 26, जनवरी 27 का जो नई क्लासेस हैं बेटा वो फरवरी की लास्ट में या मार्च के शुरू में होंगी। कोई स्टूडेंट मई के एग्जाम्स के लिए ये जो हमारी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं उनको देखना चाहता है, साथ में अमेंडमेंट कर ले, सफिशिएंट है। कोई अमेंडमेंट रह गई होगी तो जैसे आज 2 घंटे लगे हैं तो 2 घंटे और सही, फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में उसमें पूरा हो जाएगा, मगर क्लासेस आपकी रेलिवेंट रहेंगी। तो ज़्यादा कोई अमेंडमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अप एंड डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी अमेंडमेंट समाप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त हमने MCQ की 2 क्लासेस डाली थी और केस सिनेरियो की पहले भी डाल रखी थी। एक और MCQ हमारी क्लास अपलोड हो गई है, वो उसमें सितंबर 25, मई 25 और जनवरी 25 के जो PY क्वेश्चंस में MCQ आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक, तीनों अटेम्प्ट के, वो हमने ले लिए। उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर ICI मॉड्यूल में खुद उन्होंने लिखा है इनकरेक्ट है, तो उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, कृपया करके वो क्लास भी देख लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।